नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं 20 साल से मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। और आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिकल का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, पीछे वाला वीडियो में हम लोग सीखे थे जो हम लोग को ईओटी क्रेन में मास्टर कंट्रोलर होता है उसका कनेक्शन किस तरह करना है। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्रेन में जो मेन पॉइंट मतलब मेन कॉन्टेक्टर जो ऑन होता है उसमें क्या क्या इंटरलॉक रहता है और किस तरह काम करता है, और क्रेन का वायरिंग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, सारा डिटेल्स इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा छोड़ छोड़ के देखिएगा, तब क्या होगा आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बन जाएगा। और कभी जब काम करने जाइएगा तब आप मेरे को भी बदनाम कीजिएगा। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग छोड़ छोड़ के वीडियो मत देखिए, नहीं तो कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज फ्रेंड हम लोगों का टॉपिक है ईओटी प्रोडक्टिव पैनल। प्रोडक्टिव पैनल में जो वायरिंग होता है वो वायरिंग किस तरह रहता है और किस तरह काम करता है। तो प्रोडक्टिव पैनल का मेन पॉइंट रहता है जो हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर है, इस मेन कॉन्टेक्टर को ऑन कराना, मतलब ऑन करना। चाहे कुछ भी करके आप बाईपास करके ऑन कीजिए या कुछ भी करके ये मेन कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। ये मेन कॉन्टेक्टर जब तक आपका ऑन नहीं होगा तब तक आपका क्रेन चालू नहीं होगा। तो इसका वायरिंग किस तरह रहता है, सबसे पहले समझना है। जो हम लोग का ईओटी क्रेन है, क्रेन में सबसे पहले एक डीएसएल सप्लाई होता है। डीएसएल सप्लाई में क्या होता है, आपका 4 गो बस बार रहता है। 4 बस बार में से एक में रहता है आर, दूसरा में वाई, तीसरा में बी और एक न्यूट्रल रहता है। यहाँ से क्या करता है, यहाँ से आपका टैप किया जाता है, टैप करके 2 गो फेज ले लिया जाता है। 2 गो फेज लेके आपका यहाँ पे एक एमसीबी में आता है। एमसीबी आपका 2 पोल का रहता है, 2 पोल एमसीबी में देता है और 2 पोल एमसीबी में देने के बाद आपका ट्रांसफार्मर में देता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर आपका 1.5 केवी का भी रहता है, 2 केवी का भी रहता है। जिस हिसाब से कोई कोई क्रेन में आपका ज्यादा 1 केवी का भी देखने के लिए मिलता है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहां पे आपका 1.5 केवी 6 गो क्रेन है, 6 क्रेन में से ही आपका 1.5 केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। क्योंकि आपका जो भी क्रेन है मेरे पास, मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ वहां पे आपका टोटली 15 टन से ऊपर का ही क्रेन है। 15 टन से आपका 70 टन का क्रेन है। हर क्रेन में आपका 1.5 केवी का ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। दोस्तों, बस बार से तो मेरा एमसीबी में आया कनेक्शन, और एमसीबी में आने के बाद एमसीबी में आपका क्या आया, दोनों फेज आया। दोनों फेज मतलब 440 वोल्ट एसी, दोनों फेज आ गया। दोनों फेज आने के बाद ट्रांसफार्मर में कनेक्शन हो गया। जो हमारा ट्रांसफार्मर का इनपुट है, इनपुट में कनेक्शन हो गया। इनपुट में कनेक्शन होने के बाद हमारा वहां से सप्लाई कितना निकल रहा है, 110 वोल्ट एसी। 110 वोल्ट एसी आपका निकल गया। अब 110 वोल्ट एसी में क्या निकलता है, एक आपका फेज निकलता है और एक न्यूट्रल निकलता है। इनपुट सप्लाई हम लोग कितना देते हैं, 440 वोल्ट देते हैं, और आपका आउटपुट वोल्टेज कितना निकलता है, 110 वोल्ट एसी। तो ये तो हमारा ट्रांसफार्मर से सप्लाई दिए, इनपुट सप्लाई, और आउटपुट में 110 वोल्ट एसी निकल गया। चाहे कोई भी आपका क्रेन रहे, जहां भी आप काम कीजिएगा, हर क्रेन में सेम फंडा रहता है, हर क्रेन में सेम कनेक्शन होता है। हर जगह आपका ये एमसीबी भी मिलेगा और आपका 110 वोल्ट से कंट्रोलिंग रहता है। जितना सर आपका डबल गार्डर का क्रेन है, कोई कोई क्रेन में आपका 220 वोल्ट
एसी वाला क्रेन रहता है। जो सिंगल गटर का क्रेन है उसमें आपका 220 वोल्ट वाला भी रहता है और 440 वोल्ट वाला भी रहता है। जो सिंगल गटर का क्रेन होगा, मैं जहाँ काम करता था पहले, वहाँ आपका 220 वोल्ट का भी था, 440 वोल्ट का भी था कंट्रोलिंग सप्लाई। वो सिंगल गटर का क्रेन था। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ये डबल गटर का क्रेन है। 15 टन से लेके आपका 70 टन हो जाए या 100 टन हो जाए या 200 टन हो जाए, कितना भी टन आपका मतलब लोड कैपेसिटी आपका कितना भी बढ़ जाए, कनेक्शन मेरा सेम रहेगा। आपका WMI, साइको, रॉयल बिजली सबको मिला के मैं इस डायग्राम को बनाया हूँ, मतलब इस मैनुअल को बनाया हूँ। इसको अगर आप समझ लेते हैं तब आपको काम करने में बहुत आसान रहेगा। सेम टू सेम आपको कनेक्शन मिलेगा। अगर इस कनेक्शन को आप क्रेन में जाके मिला लीजिएगा कि सेम टू सेम है या नहीं है, तो आप जाके मिला कर देख लीजिएगा, आपको इसी तरह का सेम टू सेम मिलेगा। इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं मिलेगा। अगर आप मैनुअल पढ़ते हैं या मैनुअल देखते हैं तो कभी भी ट्राई करके देख लीजिएगा, इससे अलग आपको कुछ मिलेगा नहीं और इससे आसान सीखने से कुछ तरीका है भी नहीं। मैं जितना आसान से आप लोगों को समझाऊंगा, कोई भी प्लांट में आप ड्यूटी कर लीजिए, इतना आसान में आपको कोई भी नहीं समझाएगा। दोस्तों, क्योंकि मैं 20 साल से आपका प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, कौन सा लड़का किस टाइप से समझता है इस चीज को हमको बहुत बढ़िया से मालूम है। तो हमारा दोस्तों क्या हो गया, 440 वोल्ट से हमारा 110 वोल्ट बन गया। अब 110 वोल्ट सबसे पहले आता है आपका एमसीबी में। अब एमसीबी में आया, एमसीबी में आने के बाद क्या होता है, जो ईओडी ओवरहेड क्रेन है वहां पे क्या होता है, वहां पे केबिन लगा हुआ रहता है। केबिन में आपका ड्राइवर रहता है। केबिन ऐसे बड़ा वाला होता है और यहाँ पे एक ड्राइवर बैठा हुआ रहता है। यहाँ पे आपका सब मास्टर कंट्रोल लगा हुआ रहता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारा एगो इमरजेंसी स्टॉप रहता है। दोस्तों, इस चीज को अगर आप समझ जाइएगा तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जो भी आपका प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो मैं जिस तरह आपको समझा रहा हूँ, इस तरह अगर आप समझा दीजिएगा तो मैं एकदम गारंटी देता हूँ आपका जॉब पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एक बार में ही आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। मैं जिस तरह आपको समझा रहा हूँ इसी तरह आपको आगे वाला आपका जो सीनियर रहेगा उसको भी इसी तरह समझाना है। क्या है कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। थ्योरी अलग चीज होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहले एमसीबी में सप्लाई आया। एमसीबी में सप्लाई आने के बाद इमरजेंसी स्टॉप केबिन, मतलब ड्राइवर जहां आपका बैठता है यहाँ पे एक इमरजेंसी स्विच लगा दिया जाता है। ईएम मतलब इमरजेंसी स्विच। तो यहाँ पे जो इमरजेंसी स्विच रहता है, इमरजेंसी स्विच इसलिए लगाता है जब आपका क्रेन नहीं चलता है, बंद करना रहता है, तो ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर आपका इस इमरजेंसी स्विच को आपको पुश कर देता है। पुश कर देता है मतलब क्या होता है, जब इमरजेंसी मार देगा, इमरजेंसी के पीछे आपका एनसी एलिमेंट लगा हुआ रहता है, वो आपका एनओ हो जाएगा। तब आप कुछ भी कीजिएगा आपका गाड़ी चालू नहीं होगा। चाहे आपका क्रेन अगर डायरेक्ट हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम आए, तब ड्राइवर इमरजेंसी दबा के रख देता है। इससे क्या होता है, कुछ भी खतरा होने से पहले आपका बच जाएगा, मतलब कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है इमरजेंसी मारने के बाद। तो एक ड्राइवर के पास हमारा इमरजेंसी स्टॉप रहता है और स्टॉप रहने के बाद फिर दूसरा क्या रहता है, दूसरा हमारा पैनल, जहां पे हम काम करने के लिए जाते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आया क्रेन में, तो आपको जाके काम करना है। तो आप काम कैसे करिएगा, आप जाके इमरजेंसी स्टॉप दबा के रख दीजिएगा। तब क्या होगा, ड्राइवर चाह के भी आपका क्रेन चालू नहीं कर पाएगा। तब नहीं होगा, तब तक आपका क्रेन चालू नहीं होगा। जब आपका काम खत्म हो जाएगा, जो प्रॉब्लम रहेगा उस प्रॉब्लम को आप ठीक कर लिए, उसके बाद इमरजेंसी खोल दीजिएगा, तभी आपका क्रेन चालू होगा, नहीं तो चालू नहीं होगा। कनेक्शन किस तरह दोस्तों आ रहा है, एमसीबी में आया। एमसीबी में आने के बाद इमरजेंसी स्टॉप में आ रहा है, जो केबिन है, केबिन मतलब जहां पर ड्राइवर बैठता है। उसके बाद आपका पैनल में आया, पैनल में इमरजेंसी स्टॉप में कनेक्शन आया। मैं शुरू में ही बोला है, इमरजेंसी स्टॉप स्विच में क्या होता है, आपका पीछे में एगो एनसी एलिमेंट लगा हुआ रहता है। एनसी एलिमेंट का काम क्या है, जब आप इसको इमरजेंसी स्विच को दबा कर रख दीजिएगा तो क्या होगा, ये एनसी एनओ हो जाएगा। तब आपका क्रेन चाह के भी चालू नहीं कर पाएगा जब तक इस इमरजेंसी को आप खोलिएगा नहीं।
दोस्तों इमरजेंसी से कनेक्शन होने के बाद हमारा आता है ऑफ पुश स्विच में, मतलब हम लोग जिसको इंडस्ट्रियल में बोलते हैं ऑफ पुश बटन। ऑफ पुश बटन का किस में आता है? एनसी पॉइंट में आता है, और एनसी पॉइंट में आने के बाद आपका एनओ पॉइंट में जाता है। जो हम लोग ड्यूअल कनेक्शन है, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन कनेक्शन है, यहाँ पर भी सेम कनेक्शन रहता है, डायरेक्ट ऑनलाइन ही कनेक्शन रहता है, लेकिन ढेर सारा इंटरलॉक दिया हुआ रहता है। अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन का कनेक्शन आता है तब तो आप एक बार में ही समझ जाइएगा। मैं शुरू में जो वीडियो बनाया था उसका लिंक इस वीडियो में मैं दे दूंगा, चाहे तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाने मैं किस तरह बनाता हूँ उस चीज को आप देख लीजिएगा। मैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से कनेक्शन बनाकर सिखाता हूँ, जिससे क्या होता है कि जितना भी मेरा फ्रेंड है या सब्सक्राइबर है सबको एक बार में समझ में आ जाए। तो हमारा तो यहाँ डायरेक्ट ऑनलाइन का कनेक्शन हो गया, ऑफ से हमारा ऑन में आया। अब ऑन में आने के बाद क्या होता है दोस्तों, पीछे वाला वीडियो में मैं आपको समझाया था मास्टर कंट्रोल का कनेक्शन के बारे में, तो सेम टू सेम यहाँ भी कनेक्शन दिया हुआ रहता है प्रोटेक्टिव पैनल में। तो ऑन जो पुश बटन है, ऑन पुश बटन से सबसे पहले आपका मेन होस्ट का एनसी जो मास्टर कंट्रोल में न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट में आता है। ये जो एनसी है ये आपका मास्टर कंट्रोल का न्यूट्रल पॉइंट वाला है। तो मास्टर कंट्रोलर का आपका मेन होस्ट में आया, फिर एक्जुलरी होस्ट में आया, सीटी में आया, एलटी में आया। तो आपका 4 गो मास्टर कंट्रोलर रहता है। कोई भी ईओडी क्रेन रहे, चाहे डबल गटर का जो भी क्रेन रहेगा, डबल गटर का क्रेन में 4 गो ही मास्टर कंट्रोल रहता है। तो क्या क्या रहता है? मेन होस्ट, एक्जुलरी होस्ट, सीटी और एलटी। और जो न्यूट्रल किट है, न्यूट्रल किट में सब में कनेक्शन दिया हुआ रहता है, और न्यूट्रल किट हमेशा एनसी रहता है। जब आप मास्टर कंट्रोलर को 1 नंबर 2 नंबर चलाइएगा तब क्या होगा, तब आपका ये एनओ हो जाएगा। मेन होस्ट का भी एनओ हो जाएगा, एक्जुलरी होस्ट का भी एनओ हो जाएगा, सीटी का भी एनओ हो जाएगा, एलटी का भी एनओ हो जाएगा। तो एनओ जब हो जाएगा तब क्या होता है, जो इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर का जो एनओ पॉइंट है, एनओ पॉइंट से इसको होल्डिंग सप्लाई मिलता है। इस चीज को दोस्तों बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा। जब आपका मास्टर कंट्रोल जो न्यूट्रल पॉइंट से जब 1 नंबर 2 नंबर में चलता है तब क्या होता है, ये तो एनओ हो जाता है चारों जब एनओ हो जाता है, एनओ होने से पहले ड्राइवर क्या करता है, आपका तो ये गाड़ी यहाँ से ऑन हो जाता है ना। जब इसको दबाएंगे तो क्या होगा, हमारा सीधा कनेक्शन, जब हमारा मास्टर कंट्रोल न्यूट्रल पॉइंट में है तब क्या होगा, इसको हम जैसे ही दबाएंगे मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। अब जब मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया, इसका होल्डिंग सप्लाई से जो एक मेन कॉन्ट्रैक्टर में एनओ रहता है, एनओ से हमारा होल्डिंग सप्लाई मेन कॉन्ट्रैक्टर में आ जाएगा। तब क्या होगा, मास्टर कंट्रोलर को कितने भी हम चलाएंगे मेरा गाड़ी बंद नहीं होगा, कंटिन्यू चालू रहेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। इसी तरह ईओटी ओवरहेड क्रेन में आपका कनेक्शन रहता है, और ये कनेक्शन भी बहुत सिंपल है। अगर क्रेन में जाकर मिला के देख लीजिएगा तो आपको इसी टाइप का कनेक्शन मिलेगा, और कनेक्शन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या होता है, ऊपर में जाके, मतलब जहाँ पे मैं ड्यूटी करता हूँ वहां जाकर आपको इस चीज को समझाएंगे तो एक एक वीडियो आपका 3-3 4-4 घंटा लग जाएगा समझाने में। इसीलिए मैं एक कॉपी में बनाकर आपको समझा रहा हूँ, जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे जाकर मिला के देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मेन होस्ट, एक्जुलरी होस्ट, सीटी, एलटी, इसका कनेक्शन जो न्यूट्रल किट है मास्टर कंट्रोलर का उसमें कनेक्शन रहता है। और होल्डिंग सप्लाई हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर का एनओ से मिलता है, इसीलिए मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहता है। जब आप बंद करिएगा तभी बंद होगा। और अगर आप इमरजेंसी मार के रखते हैं, इमरजेंसी जब मान लीजिएगा चाहे केबिन में मार के रखे या आपका पैनल में मार दे, तब क्या होगा, ये तो मेरा एनओ हो जाएगा। तब आप यहाँ से कितना भी पुश कर लीजिए तब आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा, चाहे ये दोनों इमरजेंसी में से, या एमसी भी बंद करके रखते हैं या इसका वायर कट जाता है तब भी आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो ऑफ पुश स्विच है, मतलब ऑफ पुश बटन है, इसका जो एलिमेंट है एनसी एलिमेंट, इसमें कभी कभी डस्ट पड़ जाता है। तो क्या होता है कि सप्लाई आगे नहीं आता है। तो कोई मैं बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन को देखा, इसको क्या करता है, 2-4 खोचा खोची किया, उसके बाद चालू नहीं हो रहा है, तब क्या करेगा, डायरेक्ट मेन कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्ट ऑन करके आ जाता है, फिर बाद में जाकर चेक करके फिर इसको सही कर लेता है। तो हमारा यहाँ तक तो कनेक्शन हम समझ लिए हैं। अब क्या है कि इसका आगे कनेक्शन समझते हैं। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर का होल्डिंग सप्लाई आपका आता है, इसीलिए आपका न्यूट्रल किट
ऑपरेटिंग कितने भी हो जाए हमारा मेन कॉन्टैक्टर बंद नहीं होगा, चाहे मास्टर कंट्रोल कैसे भी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेन कॉन्टैक्टर आपका कब ऑन होता है, जब तक आपका मास्टर कंट्रोल न्यूट्रल पॉइंट में नहीं रहेगा। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जैसे आपका ये मास्टर कंट्रोल हो गया, ये बीचों बीच, जब ये बीचों बीच होगा तब ये क्या होगा, तभी ये एनसी होगा। अगर बीचों बीच नहीं होगा तब आपका ये हमेशा एनओ रहेगा। एनओ रहेगा तो होल्डिंग सप्लाई आपका मेन कॉन्टैक्टर का एनओ से ही इसको मिलेगा। तो यहाँ तक तो हो गया। अब क्या होता है, इसके बाद आपका सप्लाई आता है मेन होस्ट का ग्रेविटी लिमिट स्विच में। एक मेन होस्ट में ग्रेविटी लिमिट स्विच होता है और एक एक्सिलरी होस्ट में ग्रेविटी लिमिट स्विच होता है। तो लिमिट स्विच होने के बाद है आपका मेन कॉन्टैक्टर में सप्लाई आता है। मेन कॉन्टैक्टर का किस में सप्लाई आता है, A1 में सप्लाई आता है। ये दो ग्रेविटी स्विच में क्या होता है आपका, ये दोनों ग्रेविटी स्विच पे भी एक मास्टर कंट्रोल का जो किट है, जो मैं पीछे वाला वीडियो में आपको बताया था, उसी तरह इस पे भी एक किट रहता है। इस किट आपका क्या होता है, मान लीजिए कि लिमिट स्विच आपका कट गया, तो लिमिट स्विच कट गया मतलब क्या ना, ये एनो हो गया। ये जब एनो हो जाएगा तब आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब हमारा ईओटी क्रेन में एक होता है रिवर्स और दूसरा होता है फॉरवर्ड, तो मान लीजिए रिवर्स हो रहा है। रिवर्स हो रहा है मतलब क्या होता है, आपका जो ईओटी ओवरहेड क्रेन में सीलिंग रोप लगा हुआ रहता है, ये ऊपर तरफ जाता रहता है। मतलब ये धीरे 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 जो भी सामान उठाता है उसको ऊपर लेके जाता है। ये लिमिट स्विच कब काम करता है, जब आपका लास्ट में जब कोई एक्सीडेंट या कोई प्रॉब्लम आना रहेगा तब ये लिमिट स्विच कट जाता है। ये जब ग्रेविटी लिमिट स्विच आपका कट जाएगा तब क्या होगा, आपका मेन कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। मेन कॉन्टैक्टर इसलिए बंद हो जाता है कि अगर आपका कोई खतरा आने वाला है, जैसे कोई सामान लेके जा रहा है या ड्राइवर क्रेन चलाते चलाते सो गया मास्टर कंट्रोल लगा के, तब क्या होगा, कोई भी खतरा नहीं होगा। ये लिमिट स्विच जैसे ही कट जाएगा आपका टोटली क्रेन बंद हो जाएगा। इसके लिए आपका मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट में आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच लगाता है, एलटी और सीटी में नहीं लगाता है। कोई भी एक्सीडेंट होने से बचने के लिए ये दोनों ग्रेविटी लिमिट स्विच लगा देता है। इसके साथ आपका और एक लॉटरी लिमिट स्विच लगा हुआ रहता है, जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। आपको लॉटरी स्विच के कनेक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो ये तो हो गया हमारा मेन होस्ट एक्सिलरी होस्ट का ग्रेविटी लिमिट स्विच। उसके बाद हमारा क्या होता है कि मेन कॉन्टैक्टर ऑन होता है, और मेन कॉन्टैक्टर आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट आपका एमसीबी, ये हमारा एमसीबी जो 2 पोल का एमसीबी है, इसमें एक फेज रहता है, एक न्यूट्रल रहता है। तो नीचे वाला में आपका न्यूट्रल सप्लाई दिया जाता है। हमेशा कोई भी कॉन्टैक्टर रहेगा उसमें A2 में आपका न्यूट्रल सप्लाई दिया जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, कभी कभी ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें आपका एक फेज आता है, दूसरा फेज नहीं आता है। बस बार जो आपका ये डीएसएल सप्लाई है, डीएसएल में क्या होता है, कभी कभी केबल कट जाता है। केबल कटने के चलते क्या होता है, एक फेज आता है। तब आपका क्या होता है, जब आप टेस्टर से चेक करते हैं तब तो आपको एक फेज शो करता है, और न्यूट्रल में तो आपका टेस्टर जलता नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे ये फेज कट जाएगा तो आपका टेस्टर न्यूट्रल पे भी जलता है। जो पुराना इलेक्ट्रीशियन है वो सब, मतलब जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसमें तो टेस्टर से चेक किया, और जब न्यूट्रल को चेक करेगा तब एगो अर्थिंग पकड़ के चेक करता है, देखता है कि कितना जल रहा है या नहीं जल रहा है। इसी को देख के समझ जाता है कि पीछे में वायर कट गया है। इस चीज को सबसे बेटर चेक करने का तरीका, एक 100 वाट का बल्ब ले लिए और आपका 110 वोल्ट में एगो फेज में और एगो न्यूट्रल में लगा दिए। तब क्या होगा, आपका बल्ब होल्डर अगर केबल कटा हुआ रहेगा तब आपका बल्ब होल्डर नहीं जलेगा। बल्ब होल्डर से हर चीज चेक कीजिएगा तो सबसे अच्छा रहता है। टेस्टर से भी बेटर है आपका बल्ब होल्डर में चेक करना। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम। अब इसमें किस टाइप का प्रॉब्लम आता है, इसमें ज्यादातर क्या होता है, आपका जो ये ग्रेविटी लिमिट स्विच है, ग्रेविटी लिमिट स्विच में जो किट रहता है, जैसे मास्टर कंट्रोल में पिछले वाला वीडियो में मैं बताया था कि किट रहता है, ये जो रहता है, ये किट क्या होता है आपका, इसमें कभी कभी डस्ट पड़ जाता है। तो ये किट तो आपका जब तक एनसी रहेगा तभी तक आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन होता है। और क्या होता है, ये किट में कभी कभी वायर भी कट जाता है, चाहे आपका पैनल में कट जाए या आपका जो जेबी बॉक्स है वहाँ पे कभी कभी लूज हो जाता है। क्रेन में ज़्यादातर आपका वायर कट जाना प्रॉब्लम आता रहता है, वायर कट गया या वायर ढीला हो गया। तो
क्रेन में ज़्यादातर क्या होता है, आपका जितना भी वायर है उसको आप पूरा फुल टाइट करके रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़्यादातर वायर कटने का ही प्रॉब्लम आता रहता है। तो ग्रेविटी लिमिट स्विच में आपका ये जब तक एनसी रहेगा तब तक आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा, चाहे आपका मेन होस्ट का हो या आपका एक्सिलरी होस्ट का हो। ये दोनों को जो किट है, ये दोनों किट आपका एनसी रहना चाहिए। अगर एनो हो जाएगा तब आपका क्या होगा, मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा। दोस्तों ये जो मास्टर कंट्रोल है, तो मास्टर कंट्रोल में किस टाइप का प्रॉब्लम आता रहता है, मास्टर कंट्रोल में जो न्यूट्रल किट होता है, चाहे आपका मेन होस्ट का हो, एक्सिलरी होस्ट का हो या सीटी का हो या एलटी का हो, इसमें क्या होता है, चाहे आप 1 महीना से काम कर रहा है, 2 महीने से काम कर रहे हैं या 3 साल से काम कर रहे हैं, 4 साल से काम कर रहे हैं, आप अगर नया ज्वाइनिंग किए हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, तो आपको तो पता नहीं है कि मेरा मास्टर कंट्रोल कितना दिन से चल रहा है। तो क्या होता है, आपका मास्टर कंट्रोल में जो किट रहता है ना, किट कभी कभी घिस जाता है, और घिसने के चलते क्या होता है कि आपका मास्टर कंट्रोल रहता है आपका बीचों बीच, फिर भी आपका गाड़ी क्या होता है, मतलब क्रेन आपका ऑन नहीं होता। ऑन नहीं होता है मतलब ये मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होता है। तो दूर से अगर आप देखिएगा तो क्या होगा, आपको देखने में लगेगा कि किट मेरा सटा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ठीक से कनेक्ट नहीं रहता है। ठीक से कनेक्ट नहीं रहेगा तभी आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होता है। जब आप एक बार की जगह 2 बार देखिएगा तब आपको पता चलता है कि हाँ मेरा किट टच नहीं है, या अगर आप मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा तब भी आपको पता चल जाएगा। मास्टर कंट्रोल अगर आपका न्यूट्रल में रहेगा और न्यूट्रल किट आपका ठीक से कनेक्ट रहेगा तब प्रॉब्लम नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपका ये जो मास्टर कंट्रोल का किट है ये कभी कभी लूज हो जाता है। लूज हो जाता है मतलब मास्टर कंट्रोल का किट के नीचे एगो बोल्ट रहता है, ढीला हो जाता है, तब क्या होता है ये लूज हो जाता है। लूज के चलते भी प्रॉब्लम आता रहता है। मास्टर कंट्रोल में ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है न्यूट्रल किट का ही। न्यूट्रल किट कंटिन्यू ऑपरेट होता रहता है। बाकी जो किट है, बाकी किट में अगर प्रॉब्लम आएगा तब क्या होगा, आपका मान लीजिए कि रिवर्स साइड में प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर क्या होगा, आपका रिवर्स साइड बंद होगा। अगर फॉरवर्ड साइड में प्रॉब्लम है तो फॉरवर्ड साइड में प्रॉब्लम रहेगा। तो पर्टिकुलर तो आपका ये रिवर्स बंद होगा या फॉरवर्ड बंद होगा, दोनों में से कोई एक बंद होगा। लेकिन दोस्तों मास्टर कंट्रोल में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर अगर ऑन नहीं होगा तो क्रेन तो आपको चलेगा नहीं, टोटली बंद हो जाएगा। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होना बहुत जरूरी है। तो मास्टर कंट्रोल में इसी टाइप का आपका प्रॉब्लम आता रहता है। अब ऑन पुश बटन में दोस्तों किस टाइप का प्रॉब्लम आता है, ऑन पुश बटन में आपका एनो एलिमेंट लगा हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी डस्ट पड़ जाता है या कोई वायर लूज हो जाता है, तब क्या होता है कि इसको आप दबाते हैं तो मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होता है। इसका एलिमेंट सबसे पहले आपको चेंज करना है। इस एलिमेंट को आप चेंज कर दीजिएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक प्रॉब्लम क्या आता है, जब आप इस पुश बटन को दबाते हैं, जब तक दबा के रखते हैं तभी तक आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहता है। जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो वैसे ही मेन कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता रहता है। जब तक दबा के रखेंगे तभी तक मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है, जैसे ही छोड़ देंगे वैसे ही बंद हो जाता है। इस टाइप का अगर आपका प्रॉब्लम है तब आपको समझ, कॉन्ट्रैक्टर में आपका जो होल्डिंग सप्लाई है, ये होल्डिंग सप्लाई मेन कॉन्ट्रैक्टर में ठीक से जा नहीं रहा। होल्डिंग सप्लाई जाएगा तब क्या होगा, एक बार आप अगर पुश कर दीजिएगा तब आपका गाड़ी ऑन हो जाएगा। और ऑन करके रखने के लिए आपका होल्डिंग सप्लाई जाना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गया हमारा ऑन पुश बटन का प्रॉब्लम। अब एनसी में क्या प्रॉब्लम आता है, एनसी में क्या होता है, एनसी में जब आपका प्रॉब्लम आता है तब क्या होता है, डायरेक्ट आपका यहाँ एनो में क्या होता है, से चेक करने के बाद क्या होता है कि आपका यहाँ पे टेस्टर जलता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी जलता है, दोनों साइड में जलता रहता है। तब इसका मतलब क्या है कि जो एनसी पॉइंट है ये हमारा ठीक से कनेक्ट नहीं है। ये ठीक से कनेक्ट रहेगा तो हमारा गाड़ी ऑन हो जाता है। तो इस एनसी का अगर एलिमेंट चेंज कर दीजिए या ठीक से सफाई करके लगा दीजिए तो आपका गाड़ी चालू हो जाएगा। गाड़ी चालू हो जाएगा मतलब ईओटी ओवरहेड क्रेन आपका चालू हो जाएगा और ये मेन कॉन्ट्रैक्टर भी आपका ऑन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम भी आता रहता है। अब इमरजेंसी स्टॉप पैनल, इमरजेंसी स्टॉप पैनल में क्या प्रॉब्लम आता है, पैनल में ज्यादा ये इमरजेंसी स्टॉप में प्रॉब्लम आता नहीं है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जब मेंटेनेंस करने के लिए जाते हैं या क्रेन में कोई प्रॉब्लम आया, जिस टाइम हम काम करते हैं उसी टाइम इमरजेंसी स्टॉप मार के काम करते हैं। इमरजेंसी स्टॉप जब लगाते हैं तब क्या होता है, ये जो एनसी पॉइंट है ये एनो हो जाता है। चाहे ये जो ड्राइवर है
ये ड्राइवर कितना भी कोशिश करेगा, आपका मेन कॉन्टैक्टर जब तक ऑन नहीं होगा तब तक आपका क्रेन भी चालू नहीं होगा और कोई टेंशन भी नहीं रहता। आराम से आप इमरजेंसी स्टॉप मार के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जो ये इमरजेंसी स्टॉप केबिन में लगा हुआ रहता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इसमें क्या होता है, ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर के चलते इस इमरजेंसी स्टॉप में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ड्राइवर क्या करता है, यहाँ पे जैसे इमरजेंसी स्टॉप लगा हुआ है, ये क्या करेगा, जब ये बाहर जाएगा तब क्या करेगा, इसको जोर से, मतलब इस चीज को आपको जोर से प्रेस कर देता है, मतलब जोर से मार के चला जाता है, चाहे हथौड़ी जैसे मारता है। तब क्या है, इसका पीछे का एलिमेंट जो है, एनसी एलिमेंट, ये खुल जाता है या नहीं तो खराब हो जाता है, या नहीं तो क्या होता है, वायर इसका कट जाता है। ज्यादातर प्रॉब्लम आपका क्या होता है कि इसका पीछे से जो स्क्रू लगा हुआ रहता है वो स्क्रू खुल जाता है या ढीला हो जाता है। यही प्रॉब्लम आपका केबिन में ज्यादा आता है, इमरजेंसी स्टॉप स्विच में ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम। तो दोस्तों हमको एक चीज आप लोग बताइएगा, इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या चीज समझ में नहीं आया, और वीडियो को ज्यादा छोड़ छोड़ के देखिएगा, तब क्या होगा, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बनेगा। दोस्तों एक चीज आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं आपको अपना लाइफ का बात बता रहा हूँ। छोड़ छोड़ के देखने से क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस तो बनता है लेकिन आपका अधूरा एक्सपीरियंस बनता है। अधूरा एक्सपीरियंस कोई काम पे नहीं लगता है। जैसे आप चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी चले जाइए, प्राइवेट कंपनी में जब आप सीनियर में ड्यूटी कीजिएगा तो प्रोडक्टिव पैनल के बारे में तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है एकदम। मैं 20 साल से आपका काम कर रहा हूँ, मैं भी अभी तक अगर जो प्लांट में ड्यूटी कर रहा हूँ वहां पे अगर हमको ड्यूटी करने में अच्छा नहीं लगता है, तब क्या करते हैं, प्लांट चेंज करने के बारे में सोचते हैं। जब हम भी प्लांट चेंज करते हैं तब हमको प्रोडक्टिव पैनल के बारे में पूछता है। और इससे क्या होता है कि थ्योरी, ये मान लीजिए एक टाइप का थ्योरी है, इसका कनेक्शन हम जिस तरह आपको समझाए हैं, मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बोल के मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। दोस्तों मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैं जब प्लांट चेंज करने के बारे में सोचता हूँ, जब मैं कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ, हमसे भी ये प्रोडक्टिव पैनल के बारे में ही पूछता है। तो मेरे पास क्या है, आपका प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस है और थियोरी का भी एक्सपीरियंस है। तो क्या होता है, हमको समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार बना के अगर समझा दिए तो एक बार में मेरा जो भी सर रहता है, वो मतलब मेरा जो भी सीनियर रहता है, एक बार में समझ जाता है। आप भी अगर जब प्राइवेट कंपनी में कहीं इंटरव्यू देने जाइएगा, मैं जिस तरह आपको समझा रहा हूँ इस तरह आप आगे वाला आदमी को अगर समझाइएगा तो एक बार में समझ भी जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी आप इंटरव्यू देने जाए या जॉब के लिए अप्लाई करके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात किस टाइप का होता है, आपसे इससे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा कि अगर हम पैनल में इमरजेंसी स्टॉप मार देंगे तो हमारा क्या प्रॉब्लम आएगा। तो जो प्रॉब्लम मैं आपको बताया है वही सेम टू सेम आपको बताना है। कुछ अलग उल्टा पुल्टा चीज तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। उल्टा पुल्टा चीज बताइएगा, उल्टा पुल्टा जैसे अगर हमको इमरजेंसी स्टॉप पैनल के बारे में पूछा है, मैं केबिन के बारे में बता रहा हूँ, तब वो आगे वाला आदमी समझ जाएगा। बिना काम करके आए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, काहे का आपको नाम पता नहीं है, तो आप काम क्या कीजिएगा। ये अधिकांश, मैं भी जब किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आपका जो ऑफ पुश बटन है अगर खराब हो जाएगा तो आपका क्या प्रॉब्लम आएगा। बहुत लड़का ऐसा भी आता है, चाहे ITI करके आए या नया काम करके, बहुत सा ऐसा भी लड़का है जैसे इलेक्ट्रिशियन है, तो वो लोग भी उल्टा पुल्टा बताने लगता है। मैं पूछता हूँ कि ऑफ पुश बटन खराब होगा तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट क्या बोलेगा, सबसे पहले तो बोलेगा कि मेन कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। इस चीज को हर इलेक्ट्रिशियन बोलता है। तो आखिर प्रॉब्लम मान लीजिए कि ऑफ पुश बटन में आया तो मैं मान लेता हूँ कि ठीक है मेन कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, तो उसके बाद भी तो पूछेंगे कि भाई ऑफ पुश बटन खराब हो गया, ठीक है ऑफ पुश बटन आप ठीक कर दिए, तो और किस टाइप का आपका प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए कि ऑफ पुश बटन आपका ठीक है, तो आपको और क्या प्रॉब्लम आएगा। तो इसमें से आपको कुछ तो बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है। चाहे आप मेन होस्ट के न्यूट्रल किट के बारे में बताइए, मेन होस्ट में जो मास्टर कंट्रोलर लगा हुआ रहता है, चाहे मेन होस्ट में बोलिए, एक्जुलरी होस्ट में बोलिए, सिटी में बोलिए, इसमें से तो कुछ तो बोलिए। आप काम करके आए, आपके पास एक्सपीरियंस है, इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। मान लीजिए वो ऑफ पुश बटन का एक क्वेश्चन दिया तो आपके पास कितना ऑप्शन रहता है,
आपके पास ढेर सारा ऑप्शन रहता है, इसमें से आप कुछ भी बताइएगा, आप जिसके पास इंटरव्यू दीजिएगा वो सुनने के लिए आप क्या बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं, इस चीज को सुनने के लिए ही आपसे पूछा जाता है कि प्रोडक्टिव पैनल में किस टाइप का प्रॉब्लम आता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्टिव पैनल में आपका डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई किस टाइप प्रोडक्टिव पैनल में आपका किस किस टाइप का प्रॉब्लम आता है, या प्रोडक्टिव पैनल में कनेक्शन किस तरह रहता है, या प्रोडक्टिव पैनल में ग्रेविटी लिमिट स्विच क्यों लगाया जाता है, ग्रेविटी लिमिट स्विच नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा। तो मैं जिस तरह समझाया हूँ इसी तरह आपको बताना है, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं बताना है। एक बार अगर उल्टा पुल्टा बताना स्टार्ट किए वहां पे आपका जॉब नहीं होगा। सीधा आदमी बोलेगा भाई ये जो भी काम जानता है वो अपने पास रखे, हमारे पास काम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों को बोलता हूँ कि वीडियो को छोड़ छोड़ के मत देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अरे जब आपको काम करना ही है तो आधा घंटे के अंदर तो आपको पूरा एक्सपीरियंस बन जाएगा। और ये जो पैनल का एक्सपीरियंस है ये आप चाह के भी मान लीजिएगा 5 मिनट में 10 मिनट में अगर आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा तो आधा घंटा वीडियो बनाने का तो कोई जरूरत नहीं है। वीडियो हम लोग क्यों बनाते हैं, वीडियो में कुछ कुछ बात मतलब वीडियो जैसे चालू रहता है, वीडियो के साथ साथ मैं जो बोलता हूँ तो बोलने के लिए आपको एक चीज सोचना है कि इतना देर से बोल रहा है तो जरूर तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों आज तो मैं प्रोडक्टिव पैनल के बारे में आप लोगों को पूरा समझा दिया हूँ, तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा।